प्रोडक्शन, इम्यूनिटी, इकोलॉजी, एक से बढ़ के एक चैप्टर्स है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए आज के इस सेशन का आगाज करते हैं हम एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और ये उम्मीद करते हैं कि आज जो भी हम चीजें सीखें वो हमें याद रहें और जरूरत पड़ने पे हम उन चीजों को एज इट इज कागज कलम पे रिप्रोड्यूस कर पाए। कॉपी पेन तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें साथ के साथ नोट करेंगे, कुछ टेक्निकल बातें हैं जिन्हें समझना जरूरी है। लेट्स सी व्हाट डू हार्मोन्स डू बेसिकली। As I said that hormones are chemical messengers, messages pass on करते हैं, बायोकेमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, बड़ी कम मात्रा में हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ब्लड में हार्मोन रिलीज हो गया, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट कर दिया पूरे शरीर में। भाई कहां पे जाके हार्मोन अपना असर दिखाएगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन से सेल्स के पास उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन बनाया, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करा और जाके टारगेट टिश्यू पे अपना असर दिखाया जिसके पास रिसेप्टर्स होने चाहिए। रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं या सेल के अंदर भी हो सकते हैं, वो हम आज जिक्र करेंगे। जैसे एक पोस्टमैन, एक डाकिया जो है वो संदेश लेकर के आता है, चिट्ठी लेकर के आता है, एक मैसेज लेकर के आता है आपके पास, ऐसा ही कुछ काम हॉर्मोन्स भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट हॉर्मोन्स आर बायोकेमिकल मैसेंजर्स। कैन यू टेल मी फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन? चलो मैंने पिछले सेशन में बताया था, विच इज द फर्स्ट discovered hormone? The answer is secretin. The first discovered hormone is secretin. किसने डिस्कवर किया था? By Ballas and Starling. वैज्ञानिकों के नाम है, अगर आप याद रख पाए बड़ी अच्छी बात है। पुराने कुछ पेपर्स उठाएंगे, वहां पे क्वेश्चन मिलेगा। सिक्रेटिन का काम हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, ये एलिमेंट्री कैनाल से रिलीज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सिक्रेटिन दो काम करता है। क्या है? सिक्रेटिन जो है वो ऐसा पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करवाता है विच इज रिच इन बाइकार्बोनेट आयंस। याद है आपको? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। हॉर्मोन्स टारगेट टिश्यूज तक पहुंचते हैं, जैसे एक पोस्टमैन, एक डाकिया आपका संदेश लेकर के आपके घर के द्वार तक पहुंचता है, वही काम हार्मोन ने करा, टारगेट टिश्यू तक वो पहुंचे। Why do hormones affect only target cells and organs? भाई एक चीज ब्लड में रिलीज हुई है, ब्लड तो शरीर के कोने कोने तक पहुंच रहा है, शरीर के हर सेल तक पहुंच रहा है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि हॉर्मोन्स केवल टारगेट सेल्स पे ही अपना असर दिखाएंगे? रीजन क्या था? बिकॉज द टारगेट सेल्स हैव रिसेप्टर्स। टारगेट सेल्स के पास रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने हार्मोन के लिए। जैसे मैं रफली दिखाता हूं, मान लो जी ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये है ना, यहां पे ये एक रिसेप्टर दिखाया मैंने, ये जो ऊपर आपको हल्की सी ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है, सेल का न्यूक्लियस है। तो ये वाला जो रिसेप्टर है ये मैंने दिखा दिया कि सेल की मेम्ब्रेन पर ही है, ये मैंने हार्मोन का शेप दिखा दिया है ना, दिखाने का तरीका है ये। तो ये यहां पे जाके एक्ट करेगा। सो टारगेट सेल्स दे हैव रिसेप्टर्स, बाकी जगहों पे जहां रिसेप्टर नहीं है उस हार्मोन के लिए हार्मोन वहां पे अपना असर नहीं दिखाएगा। What are these receptors? See, hormones they bind to receptors. Receptors are mostly proteins. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है सेल की? बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। उस बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में ही तो बीच बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये वही प्रोटीन्स हैं जो रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं। ठीक है जी। बाइंडिंग ऑफ द हॉर्मोन्स टू द रिसेप्टर इज वेरी स्पेसिफिक। जैसे आप देखिए सेल पे ये एक रिसेप्टर दिखाया गया, ये हमने हार्मोन दिखाया है और ये बड़ा स्पेसिफिक है, एक लॉक एंड की की तरह समझ लीजिए। जैसे एक चाबी एक खास तरह के ताले को ही खोल सकती है, ऐसे ही हार्मोन और रिसेप्टर आपस में स्पेसिफिक है। हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाली चीज में भी ये बात पढ़ी थी, दैट एंजाइम्स दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट्स, राइट। चलिए जी, तो हार्मोन के रिसेप्टर आप समझ गए।
Binding of the hormone to the receptor forms hormone receptor complex. शॉर्ट में हम HRC कह देते हैं. What is HRC? Hormone receptor complex. हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन पे भी बन सकते हैं. कई हार्मोन्स ऐसे जैसे स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये सारे हैं स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स सेल की मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं. दे आर सॉल्युबल इन लिपिड्स. तो जब वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म में जाएंगे, उनके रिसेप्टर्स वहां पे प्रेजेंट. तो स्टेरॉइड्स के केस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर बनेगा. कई केसेस में न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? वो अभी हम देखेंगे आगे. तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है? हार्मोन प्लस द रिसेप्टर, दैट इज व्हाट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. एज यू कैन सी हियर, हार्मोन और रिसेप्टर आपस में जुड़े और बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन या ऑन, या तो अंदर या सेल के ऊपर, दोनों बातें. इन ऑब्लिक करके ऑन लिखा हमने. रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन या ऑन द टारगेट सेल. तो यही कारण है कि हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू पे ही असर दिखाता है. क्लियर है जी? चलिए, रिसेप्टर्स के कितने प्रकार हो सकते हैं? इंट्रासेलुलर receptors and membrane receptors. When you say intracellular, that is inside the cell. Membrane receptors, सेल की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट हो. याद कीजिए, पिछली बार हमने पढ़ा था ना, लिपिड सॉल्युबल जो हैं, वाटर सॉल्युबल जो है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है. वो वही चीज आज हम देखेंगे. अब आप यहां पे देखिए, ये एक सेल दिखाया गया है. सेल में ये है न्यूक्लियस, ये है जी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, सेल के अंदर वाला रिसेप्टर. सेल मेम्ब्रेन पर नहीं है, ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है. दूसरा कंडीशन देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर. यू कैन सी दिस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर. ये ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर सेल की मेम्ब्रेन में है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर. आप शेप देख लीजिए उसका कैसे है, उसमें आके हार्मोन बाइंड करेगा. तो यहां हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन पर ही बन गया, और पहले वाले केस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर बनेगा. ठीक है जी? दो तरह के क्लियर हो गए रिसेप्टर्स. लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स. लिपिड सॉल्युबल में हमने पढ़ा था स्टेरॉइड्स एंड आयोडोथायरोनिन्स. चलो बताओ, स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए प्रिकर्सर क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन्स किस चीज से बनते हैं? कई बार मैंने आपको ये बात बताई है. विच इज द precursor? I know most of you have answered it. It is cholesterol. Precursor for steroid hormones. ये precursor for steroids. It is कोलेस्टेरॉल. लिवर में भी बनता है कोलेस्ट्रॉल, हमारी डाइट में भी होता है. लंबा चौड़ा पाथवे होता है स्टेरॉइड्स के बनने का. कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन बनता है, प्रोजेस्टेरॉन बनता है, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडायन, डीहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन. ये सारा पाथवे आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे. तो नींव मजबूत होनी चाहिए. मकसद सिर्फ ये नहीं है नीट क्लियर करना, नहीं. मकसद है नीट एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना, ताकि अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, और अपने दिमाग की जो कपाट हैं, द्वार हैं, उन्हें खोलना, खुद सीखना, एक जिज्ञासा अंदर होना. आगे जाकर के भी नींव मजबूत होनी चाहिए. सिर्फ रटी रटाई चीजों से काम नहीं चलता है. सो ज्ञान अर्जित करने की आपके अंदर एक अभिलाषा, एक ख्वाहिश होनी चाहिए. यू शुड हैव दिस हंगर फॉर नॉलेज, राइट? यू शुड फील योरसेल्फ इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज. अगर आप ये सोचेंगे ना, उतनी ही रटी रटाई बातें जो एनसीईआरटी में 4-5 लाइनें, वही करके हम नीट क्लियर कर लेंगे, आगे जाके और परेशान हो जाएंगे. राइट जी? नीट क्लियर हो जाने पे जो होगा सो होगा ही, है ना? नीट नहीं क्लियर होगा तो भी नुकसान है. नीट क्लियर हो, अच्छे रैंक के साथ हो, और आपकी नींव मजबूत हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई एट दिस प्लेटफॉर्म. जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके मेंटर्स, सभी यही चाहते हैं कि आपकी नींव मजबूत हो अच्छे से. राइट? नींव मजबूत होगी तो इमारत जितनी भी बुलंद हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर. चलो, लिपिड सॉल्युबल में स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स के लिए प्रिकर्सर कोलेस्टेरॉल. लंबा चौड़ा बायोसिंथेटिक पाथवे है स्टेरॉइड सिंथेसिस का, वो हम एमबीबीएस में पढ़ेंगे. आयोडोथायरोनिन्स.
थायरोनीन्स, याद कर लीजिए, थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 रिलीज होते हैं। T4 इज थायरोक्सिन, T4 is tetraiodothyronine, T3 is triiodothyronine. T3 and T4 are iodinated forms of which amino acid? कौन से अमीनो एसिड से T3 and T4 बनते हैं? ये बनते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड से। ये बात भी बार बार बताई है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए अपना हार्मोन बनाने के लिए। थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड, बायलोब्ड। थायराइड में सेंट्रल कनेक्टिव टिश्यू है, इस्थमस। थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं, उनके चीफ सेल्स हैं जो T3 T4 बनाते हैं, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करते हैं। सो थायराइड के T3 T4 को कलेक्टिवली हम TH भी कह देते हैं ना, थायराइड हार्मोन्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स, दे आर सॉल्युबल इन लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सेल के पास जैसे ही जाएंगे, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ये कहेंगे भाई हमें नहीं कोई रिसेप्टर चाहिए तुम्हारी मेम्ब्रेन पे, सेल के अंदर पहुंचने पे रिसेप्टर्स चाहिए इनको, सेल मेम्ब्रेन पर नहीं चाहिए। वाटर सॉल्युबल में हमने पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये सब पढ़े थे। जैसे टायरोसिन के डेरिवेटिव याद है? टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा, डोपामीन, नॉर एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स थे, राइट? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स में मैंने आपको बताए थे, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं, TSH, ACTH, LH, FSH, GH, प्रोलैक्टिन, इवन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने वाले ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्टापेप्टाइड्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, सिंगर निकलसन, याद है? सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन का एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे देखो, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स नजर आएंगे आपको। फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। मुझे ना डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता था। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। इतनी वास्ट है मेडिकल साइंस, बायोलॉजी, कोई लिमिट ही नहीं है। सारी उम्र हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। मैं आज भी कितनी नई किताबें पढ़ता हूँ, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल सके और जो मैं बच्चों को भी पहुंचा सकूं। आई नेवर लिमिट माई सेल्फ टू ओनली दोज फ्यू लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी। नहीं, वो सिर्फ एक सिलेबस गाइडलाइन है कि भाई ये सिलेबस है। उसका मतलब ये तो है नहीं कि उसके बियॉन्ड कोई चीजें हैं ही नहीं। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, इंसान में इच्छा होनी चाहिए। सो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कैसी दिखती है? कुछ इस तरह से। फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड होता है, राइट? पोलर टर्मिनल, स्टिरॉल टर्मिनल, तो वो यही चीज यहां पे दिखाई गई है। अब आप देखो इस बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड में बीच बीच में ये प्रोटीन धंसे हुए, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, शुगर जिनके साथ जुड़ी हुई है ना। तो ये प्रोटीन्स जो है ना, यही रिसेप्टर का काम भी करते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स का काम भी करते हैं, रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं। हाइड्रोफोबिक रीजन डिटरमिन्स परमिएबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो जो बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है उसमें देयर इज हाइड्रोफिलिक एंड देयर इज हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रो पानी, फिलिक मतलब लविंग, फोबिया डर। एक वो है जो पानी को प्यार करता है, एक जो पानी से डरता है। जो पानी को प्यार करता है वो पानी की तरफ उसका सिरा हो सकता है, जो डरता है वो बेचारा उल्टी तरफ हो जाएगा, छुप जाएगा। सो दिस हाइड्रोफोबिक रीजन दैट डिटरमिन्स द परमिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा। ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? जब मैंने कहा लिपिड सॉल्युबल, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कैन इजीली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हम उसको दिखाते क्लियर। देखो ये पिंक कलर से हमने लिपिड सॉल्युबल हार्मोन ले लिया। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स। ये सेल का बाहर वाला पोर्शन एक्सटीरियर, और ये हो गया इंटीरियर ऑफ द सेल। आप देखना ये पिंक कलर स्ट्रक्चर जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीरता हुआ, क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा। जब आपने लिपिड सॉल्युबल ही कह दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएगा उसे। सी, कैन यू सी स्टेप बाय स्टेप कैसे वो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है?
नाउ सी इट हैज एंटर्ड इनटू द सेल। मैं एक बार आपको इसे बैक करके भी दिखा देता हूं। इधर देखिए, इस स्ट्रक्चर की हमने बात करी थी, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की। नाउ कैन यू सी, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, मेम्ब्रेन को क्रॉस करा और अब ये सेल के अंदर पहुंच चुका है, राइट। सेल के अंदर पहुंचने के बाद अब क्या होगा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सेल में। ये देखो, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो हमने नीले रंग से दिखाया है, उसके साथ ये ग्रीन कलर का हार्मोन हमने जोड़ दिया, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस है। कलर पे मत जाइएगा कि पहले हमने पिंक कलर से लिया था, अब हमने ग्रीन कलर से लिया है, ये समझाने का तरीका है सिर्फ। सो लिपिड सॉल्युबल hormones, they can cross the bilayer of the phospholipids. Now, अब हम देखते हैं कि जब इन्होंने क्रॉस कर लिया तो आगे जाके क्या होगा। Hormones are biochemical messengers. क्या संदेश लेके आए हैं वो सेल के लिए। ये स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करवाना चाह रहा है सेल से। लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड वेसल में हार्मोन रिलीज कर दिया जो टारगेट टिश्यू तक पहुंचना है। मान लो यहां पे हम कोई एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी ले रहे हैं जो कोई स्टेरॉयड बना रही है। चलो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड ले ली। यहां पे अगर हम स्टेरॉयड की बात करें कि एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स ने स्टेरॉयड बनाया, मान लो एल्डोस्टेरॉन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन का काम है सॉल्ट को रिटेन करना, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना। तो एल्डोस्टेरॉन जाके एक्ट करेगा किडनी में नेफ्रॉन्स पे, डीसीटी सीटी पे, वहां पे इसके रिसेप्टर्स होने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं जी। ये है हमारा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो ब्लड कैपिलरी में है। एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड में रिलीज करा था, ब्लड में टहल रहा है वो बेचारा। अब ये है हमारे पास एक टारगेट सेल, ये जो हमने दिखाया है, ये इतनी बड़ी सी चीज, दिस इज अ टारगेट सेल। ये टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और यहाँ पे रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर है। कई केसेस में इंट्रासेलुलर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, कई केसेस में न्यूक्लियस में भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है। यहां हमने न्यूक्लियस में दिखाया। तो ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन ब्लड वेसल को क्रॉस करता हुआ सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा। सेल मेम्ब्रेन में ये सॉल्युबल है, ये स्टेरॉयड है, लिपिड सॉल्युबल है, इसने क्रॉस करा, ये आ गया अब सेल के साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को पार करता हुआ ये न्यूक्लियस जो है उसकी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा और ये पहुंच गया न्यूक्लियोप्लाज्म में। पूरी जर्नी आपने देखी, कहां से चला था कहां पे आया, एक बार वापस से देखें, गौर कीजिएगा, राइट। चलो एक बार वापस से देखते हैं। इधर देखिए, यहां पे है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन, राइट, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इन जनरल हमने कह दिया। सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, उसके बाद देखिए कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जाके अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ रहा है, और जो HRC है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म में बन गया। सो यहाँ पे हेडिंग दिया है जी, फॉर्मेशन ऑफ द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ब्लड वेसल में से निकल के स्टेरॉयड फाइनली, या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन फाइनली पहुंच गया है न्यूक्लियस में और जुड़ गया है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स उसने बना दिया। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आगे जाके क्या करेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बाइंड टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द डीएनए, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं। देखो, इस हार्मोन ने आके सेल से कुछ कहना था, एक संदेश देना था। इसने सेल को ये कहना है कि भाई तुम अपने डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करवाओ, ट्रांसलेशन करवाओ, प्रोटीन सिंथेसिस करवाओ, कुछ नए एंजाइम्स बनाओ। तो ये जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, ये डीएनए के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं सेल से, राइट। यहां पे लिख दिया ना हमने कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स दिया। आप याद रखिएगा, ये डीएनए से बाइंड करते हैं। डीएनए का, डीएनए तो समझते हैं ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, वहां पे एक खास रीजन है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, जिससे ये जाके बाइंड करेगा और फिर स्टिमुलेट करेगा कि डीएनए तुम अपने आप को रेप्लिकेट करो। रेप्लिकेशन करा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये प्रोसेसेस होंगी जो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का, दैट इज ईस्ट्रोजन। I told you, when you say estrogen, it's not a single hormone, it's a group of hormones. Estrogens कहते हैं, estrone, estriol, estradiol. लैंग्वेज की कन्वीनियंस के लिए हमने सिर्फ ईस्ट्रोजन कह दिया, फीमेल सेक्स हार्मोन। कहां से आता है ईस्ट्रोजन, आप कहेंगे ओवरी से भी आता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी आता है, प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है। सो ओवरी ले लिया जी हमने, यहाँ पे ओवरी ने ब्लड वेसल में
ईस्ट्रोजन को रिलीज करा, और ईस्ट्रोजन का साइट ऑफ एक्शन क्या है? वेरियस टिश्यूज। यूट्रस ले लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल। यूट्रस जो है फीमेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, फीटस डेवलपमेंट होता है। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, एपिथेलियम, एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम में कॉलमिनर एपिथेलियल सेल्स हैं। वहां पे ईस्ट्रोजन माइटोसिस प्रमोट करवाता है, एंडोमेट्रियम को थिक करता है। लेट मी राइट हियर, द इनर मोस्ट lining of uterus, innermost lining of uterus is endometrium। ठीक है जी, कॉलिमिनर एपिथेलियल सेल्स है। ईस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाता है। इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज एंडोमेट्रियल सेल्स, और वी सिंपली कॉल इट एंडोमेट्रियम। ईस्ट्रोजन उसमें माइटोसिस करवा देता है। चलो डिटेल में देखते हैं। ब्लड कैपिलरी ईस्ट्रोजन हार्मोन कैरी कर रही है। ईस्ट्रोजन ब्लड वेसल से निकल के बाहर आया। यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, यूट्रस का सेल कौन सा है? यूट्रस का सेल एंडोमेट्रियल सेल। एक सेल पे तो जाके एक्ट करना है ना। एंडोमेट्रियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, और अल्टीमेटली जो है इधर देखिए, एंडोमेट्रियम को इसने क्रॉस करा है ऐसे। ये रहा वो ईस्ट्रोजन हार्मोन, क्रॉस करके और आगे आया साइटोप्लाज्म, अल्टीमेटली जाकर के हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहां पे बना है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया न्यूक्लियस में जाकर के, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला हमें। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यहां पे क्या है कि एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं उनमें प्रोलिफरेशन होगा, माइटोसिस करेंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, सेल्स ग्रो करेंगे। चलो यहां पे देख लेते हैं फिर से। एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के आगे लिखा है हमने जीनोम। वही बात हुई ना, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। डीएनए में कौन सी एक जगह है जहां पे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा? सो दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए हैज HRE। Let me write this. What does this HRE stands for? Hormone receptor element. Sorry, it is hormone response element. Let me correct it. It is hormone response element। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कर देते, बाइंड्स टू, अब हो गया सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है जी। HRE क्या है? हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, वो डीएनए के पास है। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC बाइंड्स टू HRE, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट, और फिर बना mRNA, फुल फॉर्म याद है? मैसेंजर RNA, जिसने की प्रोटीन सिंथेसिस करवाया। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। प्रोटीन सिंथेसिस हो गया तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस मिला, यानी टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो जेनेटिक लेवल पे किस प्रकार से स्टेरॉइड हार्मोन एक्ट कर रहे हैं वही बताया गया है। स्टेरॉइड डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। एस से स्टेरॉइड, एस से सीधा एंट्री इनटू सेल, ऐसे याद रख लो। हिंदी में सीधा वर्ड अगर लिखे, एस से लिखेंगे ना, एस से स्टेरॉइड, एस से सीधा एंट्री। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स की सीधी एंट्री नहीं होती है, राइट। और ये स्टेरॉइड्स जो है कंपैरेटिवली स्लो इन एक्शन है। अभी हम प्रोटीनेशियस हार्मोन्स और कैटेकोलामीन्स का जिक्र करेंगे, वो फास्टर है। एज फॉर स्टेरॉइड, एज फॉर सीधा एंट्री, एज फॉर स्लो इन एक्शन। भाई डीएनए के थ्रू काम करवाना है तो टाइम तो लगेगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स ये किसी टारगेट टिश्यू पे कैसे असर दिखाते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आर नॉट allowed to pass through the membrane easily। हैवी मॉलिक्यूल्स है, ये पास नहीं कर सकते। सेल मेम्ब्रेन कहेगी मैं तुम्हें क्रॉस नहीं करने दूंगी। तो ये ग्रीन कलर से हमने वाटर सॉल्युबल हार्मोन दिखाया। ये हमने बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स दिखाई, ये उनका हाइड्रोफोबिक रीजन है अंदर वाला। सेल का एक्सटीरियर है, सेल का इंटीरियर है। इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये आ नहीं सकता, तो ये कहेगा भैया ठीक है मुझे मेम्ब्रेन के ऊपर ही रिसेप्टर दे दो। I cannot cross the membrane. Sorry, I require someone to welcome me on the membrane itself. So how do water soluble hormones they act on the target cell? Simple. अभी तो बताई कैसे एक्ट करेंगे। They have membrane bound receptors. मेम्ब्रेन पर ही बाउंड है वो रिसेप्टर। ये रहा जी मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ये ब्लू कलर से जो दिखाया, ठीक है। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहीं पे बन जाएगा।
अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। अगर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहीं पे बन गया तो फिर आगे क्या होगा, ये भी तो अपना मैसेज किसी और को पास ऑन करेगा ना। इसीलिए हम कहते हैं कि इन केसेस में, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के केसेस में, वी रिक्वायर सेकंड मैसेंजर्स। पहला मैसेंजर खुद हार्मोन है, यहां पे सेकंड मैसेंजर सिस्टम इन्वॉल्व है। सेकंड मैसेंजर्स कई तरह के हो सकते हैं। साइक्लिक AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP, C स्टैंड्स फॉर साइक्लिक, AMP आपको पता ही है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना। सो ATP से साइक्लिक AMP बनता है एक्चुअल में। साइक्लिक GMP ये भी सेकंड मैसेंजर्स है। जैसे मान लो आप हार्मोन हो, आप पहला मैसेंजर हो, आप आए मेरे पास, आपने मैसेज मुझे पास ऑन कर दिया, मैं सेकंड मैसेंजर हूं, मैं आगे जाके काम करवा दिया। मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकते, अपना संदेश मुझे दे दो, मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। इट्स लाइक दिस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एंडोक्राइन ग्लैंड ने ब्लड वेसल में हार्मोन रिलीज किया, टारगेट टिश्यू तक वो पहुंचा। अब यहाँ पे प्रोटीन हार्मोन कोई भी ले लो भाई, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन, कितने सारे प्रोटीनेशियस हार्मोन्स हैं। एंड इवन कैटेकोलामीन्स भी ऐसे एक्ट करते हैं, नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन जो है। स्टेरॉयड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन, उनका काम करने का तरीका एक जैसा है जो हमने पहले देखा। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स एंड कैटेकोलामीन्स का एक जैसा तरीका है जो भी हम देख रहे हैं। सो देखते हैं जी, ब्लड कैपिलरी में ये रहा हमारा वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल का साइटोप्लाज्म, और ये रहा रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। दिख रहा है, वो रिसेप्टर वेलकम करेगा हार्मोन को। सो देखिए, ये हार्मोन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में आया और अल्टीमेटली आके इसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है। रिसेप्टर स्पेसिफिक है इसके लिए। ये बन गया जी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC। सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही बन गया। एक बार फिर से बैक करके देख लेते हैं इसे। ठीक है जी, ये रहा ग्रीन कलर से दिखाया हार्मोन, उसके बाद हार्मोन बाहर निकला, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं सकता। अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर कैन नॉट directly trigger a physiological response. Only proteins inside the cell can do that. अब यहां पे फिर समस्या है। आप हार्मोन थे, आपने आकर के मैसेज सेकंड मैसेंजर को दिया, जो भी हम डिस्कस करेंगे। रिसेप्टर के साथ आप बाइंड हुए थे, आपने मैसेज पास ऑन करा। अब सेकंड मैसेंजर भी खुद डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, वो आगे जाकर के फिर करवाएगा। अल्टीमेटली सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स जो कि इनएक्टिव है, उन्हीं को एक्टिवेट करना है। ऑलरेडी बने हुए एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में, उसको ये एक्टिवेट करवा देंगे। प्राइमरी मैसेंजर या फर्स्ट मैसेंजर खुद हार्मोन है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन। उसके बाद अदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं जो सेकंड मैसेंजर हैं, जैसे मैंने साइक्लिक AMP कहा, वो अल्टीमेटली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लेकर के आते हैं। सो देखते हैं वो सेकंड मैसेंजर्स कैसे बनते हैं। रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जब बन गया, ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, एडिनाइलेट साइक्लेस। यहां पे नाम मेंशन नहीं है आपके लिए, एडिनाइलेट साइक्लेस। लेट मी राइट द नेम ऑफ द एंजाइम, आप भी लिख लीजिए, एडिनाइलेट साइक्लेस। व्हाट डज दिस एंजाइम डू? इट कन्वर्ट्स ATP into cyclic AMP. कई केसेस में फॉस्फोडाइस्टरेस भी इन्वॉल्व होता है ना। अलग अलग केसेस में अलग अलग है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि भाई साइक्लिक AMP जो है वो बन गया, सेकंड मैसेंजर कहलाता है। कई केसेस में साइक्लिक GMP भी है, कई केसेस में IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट सेकंड मैसेंजर है, कई केसेस में डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG सेकंड मैसेंजर है। तो ये सेकंड मैसेंजर जो लिखा है ना यहाँ पे, ये कई तरह के हो सकते हैं। लेट मी राइट हियर क्या क्या हो सकते हैं। साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, IP3 यानी इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर। आप नाम याद रख सके, वेल एंड गुड। एक साइक्लिक AMP का तो याद रख ही लेना, साइक्लिक AMP सेकंड मैसेंजर है। ये कहेगा ठीक है, अब मैं जाके काम करवाता हूं, ये बन गया ना सेकंड मैसेंजर।
अब मैंने ये भी बताया था कि हार्मोन्स बड़े माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेकिन सेलुलर लेवल पे जाके इनका इफेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है, क्योंकि कितने सारे सेकंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो वो ढेर सारा एक्शन या रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब ये आगे जाके सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी, ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेजेस होते हैं, एंजाइम्स, उनको एक्टिवेट करते जाते हैं। सादी भाषा में याद रखो कि हार्मोन ने सेल से कहना है कि तुम्हारे अंदर जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट कर दो, बस। Right? So what is actually happening in active protein kinases, category of enzymes? Inactive protein kinase लिख देता हूं मैं, ये एक्टिव कर दिया जाता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, और फिर वो असर दिखाएगा आगे जो भी काम उसने करवाना है। इज इट क्लियर जी? सो अदर प्रोटीन्स एक्टिवेटेड इन जनरल हमने यहां पे लिख दिया, और जिससे आपको एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिला। जैसे मान लो मैं कैटेकोलामीन एड्रीनलीन की बात करूं, एड्रीनलीन जो है आकर के सेल पे एक्ट करा, साइक्लिक एएमपी बनवा दिया उसने, साइक्लिक एएमपी ने इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज से एक्टिव प्रोटीन काइनेज बनवा दिया, उस एक्टिव प्रोटीन काइनेज ने अपना काम करा, राइट? इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज को एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेज करवाया, फिर इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज बनेगा, जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा, राइट? एड्रिनलिन का काम है कि भाई जो मसल ग्लाइकोजन है उसको तोड़ करके ग्लाइकोजन को रिलीज करवा दिया जाए, सेल को एनर्जी दे दी जाए। सो दिस इज द वे हाउ दीज हार्मोन्स आर एक्टिंग थ्रू द सेकंड मैसेंजर्स, नॉट डायरेक्ट, राइट? यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन में एफएसएच की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से रिलीज होता है एफएसएच? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच इज अ गोनेडोट्रोपिन, द टारगेट ऑर्गन इज gonads. The female gonads are ovaries. Female gonads, primary sex organs, ovaries. तो ब्लड वेसल के जरिए ओवरी तक पहुंच गया। चलो अब देखते हैं कैसे काम कर रहा है, गौर से देखना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने ओवरी पे एक्ट करके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है। ब्लड कैपिलरी में प्रेजेंट है एफएसएच, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया गया, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में आ गया, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन पर बन गया, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम एक्टिवेट करा दिया, यहाँ पे साइक्लिक एएमपी है, कैल्शियम आयंस का भी रोल होता है। अब उन सेकेंडरी मैसेंजर्स ने फिर प्रोटीन्स को एक्टिवेट करा और एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स सेल में मिला। जनरलाइज्ड वे में ये बताया गया, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने आपको यहां नहीं बताया, बस मोटी मोटी बात याद रखनी है कि ये जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करते, वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज करते हैं, उनके रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। ये फास्टर हैं एज कंपेयर टू स्टेरॉइड्स जो पहले बताए थे। स्टेरॉइड्स एंट्री तो सीधा कर जाते हैं सेल में, लेकिन मैकेनिज्म स्लो है क्योंकि डीएनए के थ्रू होना है, यहां पे डीएनए के थ्रू नहीं होना, पहले से बने हुए इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। सो दिस इज फास्टर। इज इट क्लियर? देखिए, एक्टिवेटेड हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स हुआ, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यहां पे क्या रिस्पॉन्स चाहिए था? एफएसएच ने ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करवाने, यही तो होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन ओवरी तक पहुंचा और ओवरी से कहा कि ओवरी तुम अपने हार्मोन बनाओ, ओवरी कहेगी ठीक है, एफएसएच के रिस्पॉन्स में मैं स्टेरॉइड सिंथेसिस कर रही हूं, तो यहां पे ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन हुआ और सेल का ग्रोथ भी हुआ। सवाल पूछ लें? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? तैयार है? चलो, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से जवाब दीजिएगा। Which among the following will have intracellular receptors? सेल के अंदर, याद रख लो, स्टेरॉइड सीधा एंट्री, ओके, पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, बोथ एएनसी। सो बिल्कुल आसान सीधा एंट्री वाले होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड्स: एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन्स, सभी स्टेरॉइड्स है। प्रोजेस्टेरॉन, स्टीरॉन करके वर्ड आ रहा है ना, ORN, तो वहां से अंदाजा लग जाता है कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है। चलिए एक और बात बताता हूं कि एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स क्या होते हैं, एक दूसरे का ऑपोजिट काम जो करते हैं, एंटागोनिस्ट हार्मोन्स हैविंग ऑपोजिट एक्शन ऑन द बॉडी, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन भी बताया था।
एल्डोस्टेरॉन एंड एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। देखो एल्डोस्टेरॉन तो स्टेरॉइड है और एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर हार्ट से रिलीज होता है ना, कार्डियोसाइट्स ऑफ एट्रिया। लास्ट सेशन में बताया था कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, कार्डियोसाइट्स को पता चला एट्रिया के जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं उन्होंने एएनएफ रिलीज करा। सो एल्डोस्टेरॉन वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, एएनएफ वेसो डायलेशन करवाता है। ऑपोजिट इफेक्ट आ गया ना, जैसे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। सो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर ऑल्सो एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। ग्लूकागॉन इज व्हाट? ग्लूकागॉन इज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। लिख देते हैं जी, आपको याद रहे। ग्लूकागॉन इज हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। दिख रहा है आपको? दोनों का एक बड़ा अच्छा तालमेल बना रहता है। पैनक्रियास से रिलीज होते हैं, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन, राइट? पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन को ही हम TCT भी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म? थायरो कैल्सिटोनिन कहां से आया? थायराइड ग्लैंड से। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड हार्मोन कहां से आया? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। पैरेथ हार्मोन भी कहते हैं, PTH भी कहते हैं। एक का काम है कैल्शियम का लेवल बढ़ाना और दूसरे का काम है कैल्शियम का लेवल घटाना। PTH क्या है? हड्डियों में से निकाल के कैल्शियम ब्लड में बढ़ाता है, बोन डिसोल्यूशन कराता है। और कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम घटाता है, ब्लड में से उठा के वापस बोन्स में डालता है। ये हमने पढ़ा भी था। सो ये दोनों भी एंटागोनिस्टिक हो गए। एक हाइपर कैल्सीमिक है, एक हाइपोकैल्सीमिक। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH जो हाइपोथैलेमस से आता है, एंड सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ये दोनों ही न्यूरो हार्मोन्स हैं। कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस। कहां पे एक्ट करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का काम है एंटीरियर पिट्यूटरी को कहना कि तुम ग्रोथ हार्मोन बनाओ। उल्टा काम, ऑपोजिट काम इसका सोमेटोस्टेटिन का। ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम ग्रोथ हार्मोन मत बनाओ। ठीक है जी? ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन हैज बीन सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली आल्सो इन द लेबोरेटरी बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये बात भी मैंने आपको बताई। ठीक है? ग्रोथ हार्मोन इज द ओनली पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच हैज रिसेप्टर्स ऑन ऑल द बॉडी टिश्यूज। सब जगह एक्ट करता है ये। एक्टिविन इनहिबिन, सर्टोली सेल्स याद है आपको टेस्टिस में? एक्टिविन जो है उसका जो फीडबैक इफेक्ट है FSH के साथ है कि भाई ज्यादा FSH सिक्रीट हो। इनहिबिन हैज अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट विद FSH कि FSH के प्रोडक्शन को डाउन करता है। मेल्स में ये दोनों हार्मोन हमने पढ़े थे, सर्टोली सेल्स के द्वारा रिलीज होते हैं। सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस व्हिच आर सस्टेंटिकुलर सेल्स व्हिच आर सपोर्टिंग सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स, राइट जी? नाउ लेट्स कंपेयर नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम। कितनी सारी बातें हमने एंडोक्राइन सिस्टम की पढ़ ली। क्लास के बिगिनिंग में भी मैंने बताई थी जब हमने सेशन शुरू किया था एंडोक्राइन सिस्टम का, कि एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स एंड दे आर क्विक। Actions of endocrine system are mediated through hormones and that is comparatively slow. Overall शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन भी। सो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल impulses are messengers in the nervous system. Hormones are the chemical messengers in the endocrine system जो कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। अपना काम करने के बाद बॉडी हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। याद रखिएगा, हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। स्टेरॉयड हार्मोन्स लिवर में, किडनी में डिस्ट्रॉय होते हैं। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के लिए एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इंसुलिन को इंसुलिनेस नाम का एंजाइम तोड़ देता है। क्लियर है जी? नाउ कंपैरिजन देख लेते हैं नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम का क्विकली। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में सिक्रीटरी सेल्स है स्पेशलाइज्ड। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पे बेस्ड है और एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल सिक्रीशंस, हार्मोन्स।
ट्रांसमिशन पाथवे नर्व फाइबर्स हैं और यहाँ पे ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड है प्लाज्मा के थ्रू। नर्वस सिस्टम क्विक है, फास्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम कंपैरेटिवली स्लो है। ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट नर्वस सिस्टम में शॉर्ट टर्म है और हार्मोनल सिस्टम में लॉन्ग टर्म है कंपैरेटिवली। जैसे स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, टारगेट टिश्यू पे एक्ट करा, लंबे समय तक असर दिखाएगा अपना। नर्वस सिस्टम में रिस्पांस लोकलाइज्ड है, हार्मोनल सिस्टम में वाइड स्प्रेड है, बिकॉज हार्मोन रिलीज हुआ, जहां जहां टारगेट सेल्स होंगे वहां वहां जाके एक्ट करेगा। जैसे मैंने ग्रोथ हार्मोन का बताया, द ओनली पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच हैज टारगेट टिश्यूज एवरीवेयर इन द बॉडी। इज इट क्लियर जी? Right? So with that, we finish off with chemical control and coordination. And with that, we also finish off with your class 11th syllabus. कितनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, एक एक करके सारे चैप्टर्स कवर हुए, कितना कुछ सीखा आपने, आपसे जूनियर क्लासेस में जो कुछ भी पढ़ा हुआ था, और अब देखिए अपने आप को कि कितना डिफरेंस है। वो समय था जब आपने साइंस लेने के लिए डिसाइड किया, आपने मेडिकल लेने के लिए डिसाइड किया था, और आज आई एम श्योर यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर डिसीजन एंड यू शुड बी, यू हैव टू बी। आपका निर्णय था, आपने स्वयं लिया निर्णय। एक साल बीत गया, पढ़ते पढ़ते हमें इतना समय बीत गया, और भी समय बीत जाएगा, क्लास 12 का सिलेबस भी बीतेगा, वो दिन भी आएगा जब हम नीट का एग्जाम देंगे, राइट? सो मेरी गुड विशेस आपके साथ हैं जी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, अपने मेंटर्स के कांस्टेंट टच में रहिए, एंड ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू योर टीचर्स, योर मेंटर्स। ऐसे किसी भी शख्स के लिए जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, आपके अंदर जो है एक थैंक की फीलिंग, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जरूर होना चाहिए। चलिए, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। তো প্রাইমারি পেয়ে গেছে, ও প্রাইমারি পেয়ে গেছে এবারে, কিন্তু ও আবার আবার একবার পরীক্ষাটা দিয়েছিল আর কি, সেটাতে এবারে রেজাল্টে যেটা বেরোলো আবার পাস করেছে। আরেকজন মেয়ে আর কি মাস্টারমশাই আর কি হয় আর কি, সেও চাকরি পেয়ে গেছে, সেও পাস করেছে আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দুবার ধরে পাস, হ্যাঁ দুবার ধরে, আমি সেটাই তো কথাটা বলছি। তাই যেগুলো ইচ্ছা করি করাচ্ছে, যে তাহলে ওনাকে চাকরি দিতে হয়নি আর কি। কোশ্চেন কঠিন করবে, অনেক কিছু কারসাজি করবে, আমার যেগুলো না কোচিং না নিলে যারা এইভাবে পরীক্ষা ইয়েতে পাস করতে পারবে না। কোচিং না নিলে পাস করতে পারবে না।